दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन पीडियाट्रिक्स की 8वीं क्लास में डिस्कस करेंगे नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ठीक है, नियोनेटल हाइपोथर्मिया होता क्या है उसके बारे में अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, नियोनेटल मीन्स होता है जिसकी उम्र 0 से 28 दिन तक हो, है ना। एक बच्चा जो जन्म लेने के बाद 0 से लगाकर 28 दिन का हो, उसके अंदर टेम्परेचर की अबनॉर्मलिटी होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। और हाइपो मीन्स होता है कम और थर्मिया मीन्स होता है टेम्परेचर, ना। बॉडी में टेम्परेचर को कम होना क्या कहलाएगा? नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया इज ए कॉमन अल्ट्रेशन ऑफ थर्मो रेगुलेटरी स्टेट ऑफ द नियोनेट, है ना। नियोनेट के अंदर ये कॉमन अल्ट्रेशन है हाइपोथर्मिया का होना। ठीक है, इट अकर व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट, है ना, जिसकी उम्र 0 से 28 हो। ठीक है, वह बच्चा जिस जन्म लिया जिसने जो न्यू बॉर्न है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप, है ना, कितना होना चाहिए? बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.5 डिग्री कम हो तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या है? हाइपोथर्मिया है। ठीक है, अब बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होता है? बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसके अंदर? अपन बात किसी कर रहे हैं? नियोनेटल की। तो यहाँ पर बात हो रही है नियोनेटल की। ठीक है, नियोनेटल का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? रेंज 36.5 से लगाकर 37.5, है ना, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अगर इससे कम है तो हो जाएगा हाइपोथर्मिया। ठीक है, और अगर 37.5 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा हाइपरथर्मिया। ये दोनों अबनॉर्मलिटीज हैं टेम्परेचर को लेके, अपन दोनों डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, चलते आगे। स्टेज ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की कितनी स्टेज होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। अब इसको स्टेज में डिवाइड करना जरूरी है। टेम्परेचर के आधार पर ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है ना। अगर किसी बच्चे का जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप उसको मैनेजमेंट दे रहे हो कोल्ड स्टेज वाला, जो कि क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो कंडीशन है सीवियर कंडीशन है, इसको क्या चाहिए? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसमें क्या चाहिए? नॉर्मल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जरूरत तो है यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की, लेकिन अपन दे रहे हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट तो बच्चा ठीक नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 3 भागों में। क्योंकि कोल्ड स्टेज का जो मैनेजमेंट है वो अलग होता है, मॉडरेट स्टेज का जो टेम्परेचर वो अलग होता है, वो सीवियर का क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि कोल्ड स्टेज का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया का जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी होती है, और सीवियर आप किसे कहेंगे? बॉडी का टेम्परेचर कितना डाउन हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? सीवियर कंडीशन, है ना। तो कोल्ड स्टेज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 36 पॉइंट से लगाकर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बात करते हैं अपन मॉडरेट हाइपोथर्मिया की। इसका जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीवियर की बात करें तो बिलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो मीन्स 32 से कम जितना भी होगा, 25, 26, 17, 28, वो किस में आएगा? सीवियर में आएगा, है ना। तो ये है स्टेज। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल हाइपोथर्मिया। कौन कौन से कारक है, कौन कौन से कारक जो जिम्मेदार किसके लिए हैं? नियोनेटल हाइपोथर्मिया। किन किन की वजह से नियोनेटल बॉडी में हाइपोथर्मिया होता है? जो पहला कारक है वो ये है, इनअप्रोप्रिएट केयर ऑफ बेबी आफ्टर डिलीवरी। इनअप्रोप्रिएट केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, कि जन्म के बाद जो बेबी के जो बॉडी है उसके मतलब केयर सही नहीं की जाती है ना। तो क्या होता है? हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है ना। फैक्टर है, चांस ऐसा नहीं है कि अगर केयर नहीं करोगे तो हाइपोथर्मिया हो ही जाएगा, चांसेस है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम मदर। जब बेबी मदर से अलग होता है ना,
वो पहले तो कहाँ होता है, इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में। जब अलग होता है, अलग कैसे होगा, जब वो उसकी डिलीवरी होगी, जब वो अपने एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आएगा, तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है। तो उस समय भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट है ना, कोल्ड एनवायरनमेंट जैसे प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जहाँ पर डिलीवरी होती है वो उस जगह का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, तो भी क्या होता है, नियोनेटल हाइपोथर्मिया होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इस कोल्ड एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए क्या करना है, अगर विंटर और समर, ठीक है, अगर विंटर में डिलीवरी हो रही है तो रेडिएंट का यूज करना है, रेडिएंट वार्मर का, जिससे कि क्या हो, रूम टेम्परेचर मेंटेन हो। और अगर समर में हो रही है, गर्मियों के दिनों में अगर डिलीवरी हो रही है, तो जो रूम के अंदर किसका यूज करना है, एसी का, जिससे कि क्या हो, टेम्परेचर गर्म नहीं हो और कोल्ड और मेंटेन हो। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बेबी, बेबी के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी नियोनेटल हाइपोथर्मिया होने के पूरे चांसेस हैं। एक्सेसिव हीट लॉस बाई, बॉडी के अंदर 4 प्रकार से हीट लॉस होते हैं, चाहे बेबी हो, चाहे इन्फेंट हो, चाहे अडल्ट हो। और जो 4 मेथड है वो हैं इवापोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन 4 प्रकार से क्या होती हैं, हीट लॉस होती हैं। ठीक है, सर्टेन कंडीशन है ना, ये सारी कंडीशन है, इनकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो सकता है। LBW है ना, लो बर्थ वेट बेबी, अगर किसी बेबी का जो जन्म के समय वेट कम है, ठीक है, तो वेट कम होगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम भी कम काम करेगा, उससे इन्फेक्शन भी जल्दी हो जाएगा, तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हैं। लार्ज बॉडी सरफेस, बॉडी का सरफेस जो लार्ज होगा तो भी ये कंडीशन होने के पूरे चांसेस हैं। लार्ज हेड, अगर हेड लार्ज होगा तो भी चांसेस हैं। और रिड्यूस वेट है ना, वेट का जो मीन्स होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो स्किन के अंदर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के टेम्परेचर के। अगर वो रिड्यूस होंगे, अगर कम होंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इमेच्योर ऑफ द हीट रेगुलेशन सेंटर है ना, जो हीट रेगुलेशन सेंटर वो क्या होगा, इमेच्योर होगा। बर्थ एस्फेक्सिया, बर्थ एक्सपेक्टेशन इसका जो मुख्य कारण है हाइपोथर्मिया का, बर्थ एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जो बेबी जन्म के बाद स्पॉन्टेनियसली वो क्या है, श्वसन क्रिया वो शुरू नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। और कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटी, किसी प्रकार की शरीर के अंदर जन्मजात विकृति हो जाती है तो भी क्या होता है, हाइपोथर्मिया। तो ये सारे जितने भी कारण मैंने भी आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे रेस्पॉन्सिबल हैं किसके, हाइपोथर्मिया के। ठीक है, किसके अंदर, नियोनेटल के अंदर। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, है ना, जिसको अपन बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, चिन्ह और लक्षण। अगर किसी बच्चे को नियोनेटल हाइपोथर्मिया हो गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है, अर्ली स्टेज साइन और लेट स्टेज साइन। अर्ली स्टेज साइन में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, सीधी बात है, मेन यही है, बस कंफर्मेटिव, बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, कम आ रहा है तो हाइपोथर्मिया है ना, दूसरा आपको चेक करना ही नहीं है। हैंड फीट आर कोल्ड बट टच एब्डोमेन वार्म, जब आप हाथ की हथेली और पैर की हथेली आप टच करोगे, फील करोगे, तो वो आपको कोल्ड फील करेगी, और जब आप टच करोगे एब्डोमेन को तो वो क्या होगा, वार्म होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोथर्मिया। ठीक है, वीक सकिंग एबिलिटी, अब बच्चा अगर बीमार है तो वो सही से ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाएगा, है ना, तो वीक सकिंग एबिलिटी। वीक क्राई, है ना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है कौन रिस्पॉन्सिबल है, बर्थ एक्सपेक्सिया। तो बर्थ एक्सपेक्सिया होगा तो वो सही से सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं लगे तो सही से रो भी नहीं पाएगा, है ना, जोर से क्राई भी नहीं कर पाएगा, तो वीक क्राई। लिथार्जी, जिसको अपन बोलते हैं आलसी, है ना, स्लीपी, बच्चा सब दिन सोते ही रहेगा, है ना, बोलते हैं ना कि बच्चा उठता ही नहीं है, सोते ही रहता है ना, तो ये इस कंडीशन से। ब्लू हैंड्स एंड फीट ड्यू टू साइनोसिस,
बर्थ एस्पेक्सिया है, वीक क्राई है ना, वीक सकिंग एबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में क्या है, साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, फीट और हैंड क्या होंगे, ब्लू होंगे। ठीक है, तो ये तो होगी अपने अर्ली स्टेज साइन, है ना। अब बात करते हैं लेट स्टेज साइन। इसमें क्या होगा, ग्रेजुअली फॉल हुआ बॉडी टेम्परेचर, है ना। भाई आपने अर्ली में तो चेक कर लिया कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा लेट में, जैसे जैसे समय के साथ समय बीतता जाएगा, है ना, ग्रेजुअली का मीन्स होता है धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल होता जाएगा। फॉल मीन्स डाउन होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब वो डिक्रीज कितना होकर जाके रुके, चाहे 31 जाके हो, चाहे 32 हो, चाहे 35 हो, है ना, वो उस कंडीशन पे निर्भर करेगा। ठीक है, स्लो, सेलो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। अब देखो, अगर ये कंडीशन बन रही है साइनोसिस की, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्लो, सेलो और इरेगुलर रेस्पिरेशन। यहां पर जो सेलो का मीन्स होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, उसको जो श्वास है वो स्लो आएगी, छोटी आएगी और इरेगुलर आएगी, है ना। स्लो हार्ट रेट, बेबी का जो नॉर्मल हार्ट रेट है जन्म के बाद कितना होना चाहिए, 140 अबाउट, 140 के आसपास हो जाए, जो कि कितना हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो होके कितना हो सकता है, 100 तक हो सकता है। ठीक है, लेथार्जी एंड पुअर रिस्पॉन्स। लेथार्जी मीन्स अभी मैं बताया आपको, स्लीपी, है ना, आलसी टाइप दिखेगा वो, और पुअर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना। जैसे अपन आप हथेले पे मारोगे, पैर के हथेले पे, हाथ के, तो वो अब रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा अच्छे से वो। ठीक है, पेल बॉडी विथ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ ब्राइट रेड कलर कॉन्ट्रैक्ट साइनोसिस में प्रेजेंट। ठीक है, जो बॉडी है, फेस, ये तो क्या होंगे, पेल, पीला होंगे, और जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या होगी, एक्सट्रीमिटीज मीन्स हाथ पैर, हाथ पैर क्या होंगे, वो होंगे ब्राइट रेड कलर के होंगे। ठीक है, जो कि किसको इंडिकेट करेगा, मे बी प्रेजेंट ऑफ साइनोसिस। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अपन, इतना सब अपने गीत गा लिया, बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। इतना सब कुछ हो गया, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और अपन सीधा मैनेजमेंट कर रहे हैं किसका, मॉडरेट का। अब आप सोच रहे होंगे कि अपन ने तो कोल्ड स्टेज वाला भी पढ़ा, वो क्यों नहीं मैनेजमेंट कर रहे हो आप, है ना। तो कोल्ड स्टेज में नो नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक मैनेजमेंट, नो नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक मैनेजमेंट, मतलब किसी प्रकार की स्पेशल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। किसमें, कोल्ड चेन में, बस कोल्ड स्टेज में। कोल्ड स्टेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से केयर करनी है, ध्यान रखना है, अच्छे से बेबी को कवर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अपन बात करेंगे मॉडरेट हाइपोथर्मिया की। मॉडरेट हाइपोथर्मिया की बात करेंगे, कोल्ड की करेंगे नहीं, क्योंकि कोल्ड में मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना आपको, द नियोनेट शुड बी प्लेस्ड विद मदर इन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन ए वार्म रूम और वार्म बेड। जो बेबी को है कहां पर प्लेस करना है, मदर के पास, विथ मदर, प्लेस विथ मदर, और क्या करना है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, है ना। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट को क्या कहते हैं, KMC, कंगारू मदर केयर, है ना। बच्चे को माँ अपने सीने से लगा कर रखेगी तो क्या होगा, उस बेबी को वार्म फील होगा, है ना। उसका जो टेम्परेचर है माँ के टेम्परेचर से बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, जो रूम को क्या रखना है, वार्म रखना है। वही बात, अगर गर्मियों में को बच्चा है तो उसको ठंडा रखना है रूम को, सर्दियों में तो गर्म रखना है। ठीक है, और वार्म बेड। और अब बात करते हैं अपन, रेडिएंट वार्मर कैन बी यूज्ड इन रीवार्मिंग, शुड बी कंटिन्यूड टिल द टेम्परेचर रीच विद नॉर्मल रेंज। सर्दियों के दिनों में आपको रेडिएंट वार्मर का यूज करना है। कब तक यूज करना है, जब तक कि रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाए, तब तक उसको चालू रखना है। ठीक है, और मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 15 to 30 मिनट, मतलब प्रत्येक 15 से 30 मिनट तक क्या करना है आपको, रूम का टेम्परेचर क्या करना, मेंटेन करना है। और
मॉनिटर भी करना है, बच्चे का टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है और रूम का भी मॉनिटर करना है एवरी 30 मिनट। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप ये पता लगा पाओ कि जो आप केयर दे रहे हो, जो मैनेजमेंट कर रहे हो, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करना होगा, एवरी 15 to 30 मिनट आपका करना, चेक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया की। सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर क्या करना है, रूम हीटर का यूज करना है। 200 वाट बल्ब कैन बी यूज, है ना, 200 वाट का जो बल्ब है वो यूज करना है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर बल्ब का कितना वाट होना चाहिए, 200 वाट होना चाहिए। मॉनिटर क्या क्या मॉनिटर करना है आपको, ब्लड प्रेशर, बीपी चेक करनी है आपको, हार्ट रेट चेक करनी है, टेम्परेचर देखना है आपको, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना है। ठीक है, ये सारे जितने भी वाइटल साइन है ये आपको चेक करने हैं, किसके, बेबी के, जिसको क्या हो रखा है, हाइपोथर्मिया हो रखा है, उसको क्या करना है आपको, ये सारे चेक करने हैं टाइम टू टाइम। अगर इन सभी में किसी प्रकार की आपको अबनॉर्मलिटी दिखाई दे तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, कॉल करना है और बताना है। ठीक है, और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिलाना है अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। और क्या करना है, आईवी इन्फ्यूजन करना है ना, आईवी लाइन देनी है 10% ग्लूकोज 10% डेक्सट्रोज के साथ। ठीक है, और क्या देंगे साथ में, O2 थेरेपी, है ना। बॉडी का अगर टेम्परेचर कम होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी मात्रा भी कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो क्या देनी है, O2 थेरेपी देनी है और विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, अगर बेबी टर्म है तो 1 ml और प्री टर्म है तो 0.5 ml लगाना है। ठीक है साथियों, ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब बात करते हैं अपन प्रिवेंशन की, कि आप किस प्रकार से प्रिवेंशन कर सकते हो। ठीक है, प्रिवेंशन आप बर्थ रूम, इन डिलीवरी रूम किस प्रकार प्रिवेंशन करना है ना, डिलीवरी का जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है ना, फैन ऑफ रखना है ना, जो बाहर आते हैं खिड़कियों से उनको भी बचाना है बेबी को। ठीक है, और स्टेल रखना है, वार्म रखना है, ये सारा आपको मेंटेन करना है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, बेबी को जब ट्रांसफर कर रहे हो आप डिलीवरी रूम से कहीं और जगह, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है। एट द नियोनेटल केयर यूनिट, अगर बेबी एडमिट है नियोनेटल केयर यूनिट में, उसका भी अपन को प्रिवेंशन करना है कि उस यूनिट में टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे, सरफेस वार्म रहे। ठीक है, और घर पर आपको किस प्रकार ध्यान रखना है कि बच्चे को अच्छे से कवर करना है, सर्दी गर्मी में ध्यान रखना है। ठीक है, और बच्चे को माँ के लगा के रखना है, और अगर माँ अगर खुद बीमार है तो बच्चे को माँ से दूर रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे प्रिवेंशन आपको करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने नियोनेटल हाइपोथर्मिया डिस्कस किया।